अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी फोरम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज़ के बारे में। हम डिफरेंट ज़ूलॉजी के एमसीक्यूज़ जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, जो कि ज़ूलॉजी बायोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं लाइक सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी जो हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ अगर आप यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर जो है डिफरेंट एडमिशन लेने के लिए देते हैं एग्ज़ाम, तो उनके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको सारे जो है वो क्लियर हो जाए। और हमने इस वीडियो में सिर्फ ये बात नहीं करनी कि ये इसका आंसर है, बल्कि हम डिस्कस करेंगे कि ये आंसर है तो इसके आंसर होने की वजह क्या है। ठीक है, तो आपने वीडियो एंड तक देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हैव रिजल्टेड इन अप्रोक्सीमेटली डैश मिलियन स्पीशीज़ ऑफ विच 1.5 मिलियन स्पीशीज़ हैव बीन डिस्क्राइब्ड। वो कहते हैं कि डिफरेंट जो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस हुए हैं उनके नतीजे में कितनी मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अर्थ पे प्रेजेंट हैं, आई हैं, और उनमें से कितनी अब तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। अबाउट अगर हम टोटल वैसे स्पीशीज़ की बात करें तो वो स्पीशीज़ जो हैं अबाउट 8.7 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अर्थ पे साइंटिस्ट का कहना है कि वो अर्थ पे प्रेजेंट है, और उनमें से वो कहते हैं कि 1.3 और 1.5 समथिंग जो है वो डिस्क्राइब हो चुकी हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के नतीजे में स्पीशीज़ जो हैं वो बनी है वो कितनी हैं, तो वो आंसर इज़ 4 कि एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के नतीजे में 4 मिलियन स्पीशीज़ बनी है, जिनके नतीजे में जो है जिनमें से 1.5 मिलियन स्पीशीज़ जो हैं वो अब तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं। सेकेंड वन इज़ आइडियाज़ कंसर्निंग द थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन वर पब्लिश्ड एंड सपोर्टेड विद कन्विंसिंग एविडेंस बाय चार्ल्स डार्विन इन। सो इसमें सबसे पहले क्या कहते हैं कि जो थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है, व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये क्या कहती है कि जो एंसेस्टर्स हैं और जो डिसेंडर्स हैं इनका आपस में रिलेशन है। और ये रिलेशन क्यों है, क्योंकि वो डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आई एंसेस्टर्स के अंदर और इस तरह डिसेंडर्स जो हैं वो बने। तो इसके बारे में डिफरेंट थेरीज़ आई। सब एक तो लमार्क ने दी थी सबसे पहले, लमार्किज़म जिसको कहते हैं, जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने दी थी। और उसके बाद जो सेकंड थेरी थी दैट वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, और उसने क्या कहा था कि जो नेचुरल सिलेक्शन के एक तो पॉइंट को कहा था कि जो डिफरेंट जो नेचर है वो सिलेक्ट करती है, जो इम्पॉर्टेंट जो अडेप्टिव वेरिएशंस होती हैं उनको सिलेक्ट करती है। तो उसने इस लिहाज से बात की थी अडेप्टिव वेरिएशंस के लिहाज से। तो उसकी थ्योरी गिवन इन 1859। Through the year 2000, about 92% of population growth occurred in less developed countries, the United States, Europe, Asia. तो अब 2000 तक जो है वो 92% पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो कहाँ पे अकर की है, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर है, यूएस के अंदर है, यूरोप के अंदर, या फिर एशिया के अंदर। तो जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का जो रेट है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है। देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर द पॉपुलेशन। और तो आंसर इज़ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़। फोर्थ नंबर पे है द वन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट इज़ द रूट ऑफ ऑल अदर प्रॉब्लम्स इज़ पोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन, ओवर पॉपुलेशन। पोल्यूशन आपको पता है क्या होती है, एयर पोल्यूशन भी हो सकती है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन होती है जो कि डिफरेंट चीज़ों की वजह से हो सकती है, जो हम कूड़ा गार्बेज की वजह से, या बहुत से केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट, तो इस तरह की हो सकती है। डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स के जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारी, जो पेट्रोल है या डिफरेंट चीज़ें हैं वो डिप्लीट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे वो कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हो सकती है, कि फॉरेस्ट जो है उनको काटा जा रहा है और उसकी वजह से इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। और फोर्थ नंबर पे कहते हैं कि ओवर पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इस वजह से ये शायद प्रॉब्लम हो रही है। शायद जो आबादी का बढ़ना है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, शायद वो जो है वो रूट प्रॉब्लम हो, सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की रूट हो शायद। सो करेक्ट आंसर इज़ ओवर पॉपुलेशन। आपको पता है कि ओवर पॉपुलेशन अगर होगी तो इसका मतलब है डिफॉरेस्टेशन भी होगी, अगर ओवर पॉपुलेशन होगी तो डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स भी होगी, और अगर ओवर पॉपुलेशन होगी
तो पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी। सो बेसिकली ओवर पॉपुलेशन इज़ द रूट ऑफ ऑल द अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। सो करेक्ट आंसर इज़ ओवर पॉपुलेशन। नेक्स्ट फिफ्थ MCQs की बात करें तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द बाइनोमियल नेम ऑफ एन एनिमल इज़ द स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर। तो इसमें से वो कहते हैं कि बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर होता है जिसमें हम डिफरेंट एनिमल्स को जो है उनके साइंटिफिक नाम देते हैं, तो उसके डिफरेंट रूल्स होती हैं। उसमें रूल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो जीनस का नेम आता है, उसके बाद अगले नंबर पे आता है स्पीशी नेम। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल की बात करें तो होमो ह्यूमंस के लिए बात करें तो ह्यूमंस के लिए आता है एक होमो सैपियंस, एच सैपियंस हम लिखते हैं। तो जो एच होमो है ये है जीनस का नाम, जबकि सैपियंस जो है ये है स्पीशी का नाम। तो ये सबसे वो कहते हैं फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, तब मैंने क्या बताया कि वो होता है जीनस। तो करेक्ट आंसर इज़ बी, जीनस। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट इज़, कि जो ऑर्गेनिजम्स और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंट्रैक्शन होती है वो किस में हम स्टडी करते हैं, किस ब्रांच में बायोलॉजी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ, आपको पता है साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल। उसके बाद फिजियोलॉजी, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं उनके फंक्शंस को स्टडी करना, उनको कहते हैं फिजियोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब होता है इको वर्ड अराइज होता है इको सिस्टम से। सो इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इको सिस्टम या इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के जो आपस में इंट्रैक्शन होता है उसको स्टडी करना। सो करेक्ट आंसर इज़ इकोलॉजी। नेक्स्ट नंबर पे है नेक्स्ट इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ ऑर्निथोलॉजी, मैमोलॉजी, इच्थियोलॉजी, हर्पेटोलॉजी। अगर हम मिला से स्टार्ट करती हूँ तो हर्पेटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ अम्फीबियंस को, और इच्थियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फिशेस को, और मैमोलॉजी स्टडी ऑफ मैमल्स को, और सबसे पहले है ऑर्निथोलॉजी। तो ये ऑर्निथोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ बर्ड। सो करेक्ट आंसर इज़ ए। नेक्स्ट 8 है द एवोल्यूशनरी थ्योरी हेल्प्स explain the diversity of life, relationship between the within the animal groups, the behavior of animals, all of the above are correct। कि जो भी एवोल्यूशनरी थ्योरीज होती हैं वो क्या बताती हैं हमें, किस चीज़ को एक्सप्लेन करती हैं। एक तो हमें वो लाइफ की डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन करती हैं, हमें बताती हैं कि कितनी लाइफ है। अभी हमने फर्स्ट MCQ जो पढ़ा था उसमें क्या था कि वो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस के थ्रू जो है वो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ कितनी है, अबाउट 4 मिलियन थी। ठीक है, तो ये हमें डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट स्पीशीज़ जो होती हैं उनके बारे में बताती हैं। रिलेशनशिप्स विद इन द एनिमल ग्रुप्स, कि डिफरेंट एनिमल्स जो हैं उनके डिसेंडेंट्स और इनके इंसिस्टर्स के दरमियान आपस में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में बताती हैं। और फोर्थ नंबर पे है डिफरेंट एनिमल्स किस तरह बिहेव करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो वो हमें बताते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। Next ninth MCQs is that is the human population is expected to exceed by the year 2010 5 बिलियन, 10 बिलियन, 250 बिलियन एंड 6 बिलियन। कि जो 2010 में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी एक्सीड कर जाएगी, वो एक्सपेक्ट किया जाता है कितनी एक्सीड कर जाएगी। तो करेक्ट आंसर इज़ 10 बिलियन। लेकिन अभी हम रिसेंट ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो वो है 9.3 बिलियन। सो ये जो है ये 2010 से पहले इसको एक एक्सपेक्ट किया जाता था कि ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी एक्सीड कर जाएगी, तो अबाउट 10 बिलियन तक एक्सीड कर जाएगी। बाय द ईयर 2001 द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ अर्थ सरपास द बेंचमार्क ऑफ 6 बिलियन एंड इज़ नाउ 6.3 बिलियन। सो ये है कि ये आंसर है कि 2010 में ह्यूमन पॉपुलेशन जो थी वो तकरीबन 6 बिलियन थी, और अब मतलब ये किसी उसके बाद ईयर्स में ये अंदाज़ा लगाया था कि उस वक्त वो कितनी थी, तो 2001 के बाद थी 6.3 बिलियन। लेकिन अब जो है अब 2022 में दैट इज़ 9.3 बिलियन। प्रोकैरियोटिक सेल्स डू नॉट हैव, क्या चीज़ नहीं होती, सेंट्रियोल्स, DNA, साइटोस्केलेटन और सेल वॉल। प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास क्या चीज़ नहीं होती। प्रोकैरियोटिक ऐसे सेल्स जिनके पास डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास क्या चीज़ नहीं होती, जिनके पास जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, जिनके पास जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास अगर हम बात करें तो सेल वॉल जो होती है वो होती है।
सो डी अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसके पास सेल वॉल तो होती है, साइटोस्केलेटन के माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी होता है, डीएनए भी उनके पास होता है, नॉट अ ट्रू न्यूक्लियस बट डीएनए उनके पास होता है। सेंट्रियोल इज़ द करेक्ट आंसर कि इनके पास सेंट्रियोल्स जो है वो नहीं होता, क्योंकि इनके पास माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो इनके पास सेंट्रियोल्स जो है वो नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे 12 है, ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स हैव बेसिक 3 पार्ट्स, कि यूकैरियोटिक सेल्स के 3 बेसिक पार्ट्स हैं, इनमें से बताएंगे कौन सा बेसिक पार्ट नहीं है। हम न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल्स का बेसिक पार्ट जो है वो एक सेल जो है ना उसके बेसिक पार्ट ये देखें, अगर यहाँ से डायग्राम से ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म और ये लास्ट पे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो 3 बेसिक पार्ट्स होती हैं यूकैरियोटिक सेल्स का, कौन सा बेसिक पार्ट नहीं है वो है न्यूक्लियोइड, जो कि बेसिक पार्ट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल्स ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स का कौन सा फंक्शन नहीं है। ग्लाइकोकैलिक्स आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइकोलिपिड से बनते हैं जो कि सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, और ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन जो है बेसिकली रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन का होता है। तो इनका सेल टू सेल रिकॉग्निशन का भी फंक्शन है, ये बिहेवियर में भी इन्वॉल्व होते हैं और ये रिकॉग्निशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका फंक्शन जो नहीं है दैट इज़ द ट्रांसपोर्ट, कि इनका फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट में नहीं होता। The ability of plasma membrane to let some substances in and keep others out is called the homeostasis, selective permeability, facilitated diffusion, osmosis. So homeostasis की अगर हम बात करें तो homeostasis किसको कहते हैं कि जो इंटरनल सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की जो मेंटेनेंस होती है ना उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं। अब अगर हम सिलेक्टिव परमेबिलिटी की बात करें तो ये कुछ सब्सटेंसेस को एबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि वो कुछ सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है, सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को, और कुछ को बाहर रखती है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, हमें यहीं पे मिल गया, दैट इज़ सिलेक्टिव परमेबिलिटी। अगर हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूँ ना मैं, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सर्टन प्रोटीन्स, जो सेल के अंदर कुछ सब्सटेंसेस आते हैं प्रोटीन्स की मदद से, और ओस्मोसिस जो है ये भी मूवमेंट ऑफ सम वाटर सब्सटेंसेस जो होती है वाटर की फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन, वाटर की मूवमेंट को ओस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट next is the energy is required for simple diffusion, facilitated diffusion, osmosis और active transport। सिंपल डिफ्यूजन क्या होती है कि एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ कोई भी चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे जो है वो पानी ज़्यादा है तो उस कम जगह वाली पे आना, दैट इज़ अ सिंपल डिफ्यूजन, कि ज़्यादा पे है तो उससे कम की तरफ आ रहा है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं बेसिकली कि जो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स जो है वो सर्टन सब्सटेंसेस का एक डिफ्यूजन होना, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आना। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मतलब विद द हेल्प ऑफ सर्टन प्रोटीन्स जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की जो है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को कहते हैं। ऑस्मोसिस इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब लास्ट पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर हम दूसरी होती है पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल सब्सटेंसेस मूव करते हैं। एक्टिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो आंसर इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बल्क 16 नंबर पे है, द बल्क मूवमेंट ऑफ मटेरियल इनटू अ सेल बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस एंड ओस्मोसिस। अब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको सिंपल डिफ्यूजन का पता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का भी पता है, ओस्मोसिस का भी पता है, तो आपको ये पता चल गया कि इन तीनों में से कोई नहीं है। सो आंसर इज द एंडोसाइटोसिस। अब मैं बता देती हूँ कि एंडोसाइटोसिस जो है वो होती क्या है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो कोई भी मॉलिक्यूल आता है, फॉर एग्जांपल इट इज़ अ फूड मॉलिक्यूल, तो ये यहाँ पे आया है, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट कर देती है। ये जो मेम्ब्रेन है इस तरह अंदर की तरफ जाना शुरू कर देती है। एक मिनट, ये जो मेम्ब्रेन है ये फूड मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है, इसके साथ लगता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह फूड मॉलिक्यूल अंदर आ जाता है और बाद में यही मेम्ब्रेन दोबारा से बन जाती है। तो इस तरह एक फूड विक्यूल बनता है। तो फूड विक्यूल की फॉर्मेशन होती है, एक वेसिकल बनती है, तो इट इज़ ए एंडोसाइटोसिस। जिसमें उसके बाद नेक्स्ट है, इफ़ द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज़ यूज टू मूव अ मॉलिक्यूल थ्रू अ मेम्ब्रेन इट इज़ टर्म्ड एज। अगर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर मतलब वाटर प्रेशर को इस्तेमाल किया जाता है मॉलिक्यूल्स को मेम्ब्रेन से मूव करने के लिए थ्रू अ मेम्ब्रेन, तो वो क्या होगा आपको पता है, वो कौन सा प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको पता है ऑस्मोसिस जो है वो
करेक्ट आंसर होगा ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है थ्रू द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ये इस्तेमाल किया जाता है ऑस्मोसिस में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस और फिल्ट्रेशन आपको पहले ही पता है क्या होती हैं। 18 नंबर पे है डैश आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर दैट आर साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड हो और दैट आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर हम सबसे पहले सेंट्रियोल की बात करें तो सेंट्रियोल क्या होते हैं, ये ऐसे होते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि प्रोसेस जो मियोसिस और माइटोसिस को होता है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं, तो ये इनका फंक्शन हो गया। लाइसोसोम जो होती हैं ये स्प्लिटिंग बॉडीज़ होती हैं, इनका काम क्या होता है कि वो ओल्ड पार्ट्स होते हैं ना सेल को, उनको ईट करते हैं। इनके पास डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट कर देते हैं उन ओल्ड पार्ट्स को। राइबोसोम्स जो हैं ये प्रोटीन फैक्ट्रीज को कहा जाता है और ये प्रोटीन बनाते हैं राइबोसोम्स। सो करेक्ट आंसर इज राइबोसोम्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज इन द डाइजेशन ऑफ मटीरियल्स। डाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होते हैं, तो अभी इन्वॉल्व होते हैं, तो अभी मैंने बताया कि जो डाइजेस्ट करते हैं वो कौन होते हैं, लाइसोसोम्स, जो कि ओल्ड पार्ट्स को सेल के डाइजेस्ट कर देते हैं। सो आंसर, करेक्ट आंसर फर्स्ट नंबर पे ही मिल गया, दैट इज लाइसोसोम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड विद इन अ माइटोकॉन्ड्रिया। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती, तो कौन सी चीज़ नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया का। अगर हम स्ट्रक्चर देखें कुछ, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका कोई स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है कि इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, आपको पता है कि इसके अंदर डीएनए मौजूद होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैट्रिक्स के ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना क्रिस्टी टाइप, इनके अंदर जो है ये इनके अंदर वाला को कहते हैं मैट्रिक्स और इनको कहते हैं क्रिस्टी। इनके अंदर डीएनए भी मौजूद होता है, आपको पता है। तो इनके अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती, दैट इज़ अ आरएनए होता है। 21 पे है द डैश इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन इन यूकैरियोटिक सेल्स। साइटोस्केलेटन का कौन सा पार्ट नहीं होता। साइटोस्केलेटन आपको पता है कि डिफरेंट जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं, तो इनमें कौन सा सिंपल पता चल रहा है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स भी पार्ट होती हैं, माइक्रोफिलामेंट्स भी पार्ट होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी इसका पार्ट होते हैं। इनमें से कौन सा पार्ट नहीं होता, तो वो सीलिया इसका पार्ट नहीं होते। आगे नेक्स्ट 22 नंबर पे द सेंट्रियोल्स अराइज फ्रॉम। सेंट्रियोल्स कहाँ से अराइज करते हैं, सेंट्रियोल्स अराइज फ्रॉम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, माइक्रोफिलामेंट ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, बेसल बॉडी एंड न्यूक्लियर एनवेलप। सो करेक्ट आंसर इज अ माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। यहाँ से जो है वो सेंट्रियोल्स जो है वो अराइज करते हैं। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट स्टोर द लिपिड्स इज कॉल्ड। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है जो कि लिपिड्स को स्टोर करता है। अगर हम एडिपोज की बात करें तो एडिपोज जो है ये फैट सेल्स लिपिड्स को स्टोर करता है, ये वो टिश्यू है। सो करेक्ट आंसर तो हमें पता चल गया एडिपोज टिश्यू है, क्योंकि यही फैट सेल्स को, यही लिपिड्स को स्टोर करता है। सो नेक्स्ट 24 पे है सेल इवॉल्व विद द प्रोटेक्शन सपोर्ट एंड नरिशमेंट विद इन द नर्वस सिस्टम। कैसे कौन से सेल्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम की प्रोटेक्शन, उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं न्यूरॉन्स की, तो आपको न्यूरॉन्स का पता है न्यूरॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होते हैं न्यूरॉन्स, जो कि मैसेजेस को एक पार्ट ऑफ बॉडी से दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी की तरफ लेके जाते हैं। ग्लियल सेल्स जो हैं दैट आर द सेल्स दैट प्रोवाइड नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू नर्वस सिस्टम। ये बहुत सारे डिफरेंट सेल्स होते हैं जो कि इसको प्रोवाइड करते हैं। इम्पल्स कंडक्टिंग सेल तो यही न्यूरॉन्स ही होते हैं जो कि इम्पल्सिस को कंडक्ट करते हैं। सो करेक्ट आंसर तो ग्लियल सेल्स है। नर्व्स जो हैं ये भी वही न्यूरॉन्स ही होती हैं, नर्व सेल्स न्यूरॉन्स, ये वही न्यूरॉन्स है जो कि जो ये सारे न्यूरॉन्स, नर्व और इम्पल्स कंडक्टिंग सेल्स ये सारे सेम ही हैं। डैश आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ एनिमल्स बॉडी, के एनिमल बॉडी का या लाइफ का फंक्शनल यूनिट क्या है, तो फंक्शनल यूनिट इज सेल। सो नेक्स्ट 26 पे क्वेश्चन है द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन एनिमल्स बॉडी इज़ द डैश लेवल, सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। आपको पता है कि बॉडी लेवल के ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो लेवल होता है वो होता है मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद होता है सेल लेवल, देन टिश्यू लेवल, बहुत सारे सेल्स मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यू से ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल लेवल, फिर पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड लास्ट वन इज़ बायोस्फीयर लेवल। लेकिन यहाँ पे जो दिए हुए हैं, यहाँ पे बात करें एक एनिमल की बॉडी के अंदर जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। सो आंसर इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल।
नेक्स्ट 27th पे है, और ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट। इनमें सारी जो है ये टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, सिर्फ एक नहीं है, वो कौन सा है? ब्लड, बोन, नर्वस एंड कार्टिलेज। तो ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, और कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है। जो नहीं है दैट इज़ नर्वस। 28th है, द हार्ट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, ट्रू और फॉल्स। आपको पता है कि हार्ट जो है ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ये फॉल्स है, क्योंकि ये एक ऑर्गन सिस्टम। अगर यहाँ पे होता द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन सिस्टम, तो फिर उसमें हार्ट भी आ जाता, उसमें आ जाती डिफरेंट ब्लड वेसल्स आ जाती, कैपिलरीज, आर्टरीज वगैरह, वेंस वगैरह, तो फिर ये होता ट्रू। लेकिन हार्ट जो है ये एक ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, सो इट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट, द इंटरकलेटेड डिस्क्स वुड बी फाउंड इन स्मूथ मसल्स। आप यहाँ पे इंटरकलेटेड डिस्क जो होती हैं, डिफरेंट लाइंस होती हैं, आप कह सकते हैं डिफरेंट डिस्क्स होती हैं जो कि डिफरेंट सेल्स को सेपरेट करती हैं। अगर आप डायग्राम ये देखें, ये कार्डियक मसल्स की डायग्राम है। आप इसमें देखें तो इसमें ना सेल्स के दरम्यान में एक लाइंस दी हुई है, डिफरेंट डिस्क दी हुई है जो कि सेल्स को सेपरेट कर रही हैं। और अगर आप स्मूथ मसल्स की डायग्राम अब देखें तो इसमें क्या है कि इसमें डिस्क्स वैसी नहीं है, ये सेपरेट नहीं हुए, तो इंटरकलेटेड डिस्क जो होती हैं स्मूथ मसल्स के अंदर नहीं होती। सो ये फॉल्स है, उन्होंने कहा होती हैं, सो ये फॉल्स होगा। आगे नेक्स्ट नंबर पे 30 है, कोलाजनस फाइबर्स वुड बी फाउंड इन फाइब्रो कार्टिलेज। कि जो कोलाजनस फाइबर्स होते हैं वो फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर मौजूद होते हैं। सो इट इज़ अ ट्रू कि दैट फाइब्रो कार्टिलेज जो है उसके अंदर कोलाजनस फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम इज़ फाउंड इन द एयर सैक्स ऑफ लंग्स। कि सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस की बात करें तो स्क्वेमस होती है मतलब थिन एपिथेलियम। तो सिंपल जो थिन एपिथेलियम होती है ना वो एयर सैक्स ऑफ लंग्स को बनाती है, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट 32nd है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज़ फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ स्किन। कि जो स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है डिफरेंट लेयर्स। सो डिफरेंट लेयर्स ऑफ थिन एपिथेलियम कह लें या डिफरेंट स्केल्स कह लें, तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ स्केल्स जो होते हैं या डिफरेंट लेयर्स ऑफ थिन एपिथेलियम जो होती हैं वो सर्फेस ऑफ स्किन बनाते हैं। वजाइनल सर्फेस पे हो सकती है, माउथ की सर्फेस पे होती है, या अगर आप जो है वो एपिडर्मिस को देखें, स्किन को देखें, रेप्टाइल्स वगैरह के, एम्फीबियंस के जो उनकी स्किन पे स्केल्स होते हैं, तो ये सारी सर्फेस ऑफ स्किन बनाते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, उन्हीं की बनी होती है उनकी, तो इट इज़ अ ट्रू। बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला फंक्शन इन मूवमेंट। सीलिया आर द शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि अराइज करते हैं एपिडर्मिस से, एंड ये बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं, जबकि फ्लैजेला जो होते हैं ये बहुत ही थोड़ी तादाद में होते हैं, फॉर एग्जांपल इन बैक्टीरिया। और ये लेकिन दोनों का काम जो है ये मूवमेंट में, लोकोमोशन में ही फंक्शन होता है, दोनों का जो है फंक्शन ही है। सो ये ट्रू है। द गोल्जी अपरेटस कंसिस्ट्स ऑफ स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी जो होती है ना, गोल्जी अपरेटस के अंदर डिफरेंट वेसिकल्स होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड हुई होती हैं, इनको सिस्टर्नी कहा जाता है। सो गोल्जी अपरेटस के अंदर सिस्टर्नी मौजूद होती हैं, स्टैक्स ऑफ सिस्टर्नी होता है, सो इट इज़ अ ट्रू। नेक्स्ट 35th है, द पीरियड फ्रॉम अ टाइम अ सेल इज़ प्रोड्यूस्ड अंटिल इट कम्प्लीट्स माइटोसिस इज कॉल्ड। एक सेल जब प्रोड्यूस होता है उससे लेके जब वो माइटोसिस कंप्लीट करता है, डिवीजन अपनी कंप्लीट कर लेता है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल साइकिल। करेक्ट आंसर इज सेल साइकिल। मोस्ट ऑफ द सेल साइकिल ऑक्युपाइड बाय द डैश G1 फेज, G2 फेज, S फेज, इंटरफेज। अगर हम सेल साइकिल की डायग्राम देखें तो सेल साइकिल की डायग्राम में सबसे जो ज़्यादा पार्ट है वो G1 फेज़ का है, नज़र भी आ रहा है। तो G1 फेज़ जो है ये सबसे ज़्यादा जो है सेल साइकिल में सबसे ज़्यादा पार्ट जो है, ये सब ज़्यादा टाइम जो है वो G1 फेज़ का होता है। सो G1 फेज़ इज़ अ करेक्ट आंसर। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द डैश ऑफ माइटोसिस। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन G1 फेज़ में होती है, G2 फेज़ में, S फेज़ और इंटरफेज़। क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स इन G1 फेज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, और G2 फेज़ में उसके बाद G1 के बाद आती है S फेज़। S फेज़ में DNA सिंथेसिस होती है, क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होती है। G2 फेज़ में उसके बाद नेक्स्ट जो होती है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है ताकि वो जो है वो माइटोसिस कर सके, मतलब G2 के बाद माइटोसिस फेज़ आती है, तो सेल उसके लिए खुद को प्रिपेयर करता है G2 में। तो इसमें सबसे क्रोमोसोम रेप्लिकेशन जो होती है वो S फेज़ में होती है, सो S फेज़ इज़ अ करेक्ट आंसर। A copy of chromosome produced by replication is called a dash।
इसमें क्रोमोसोम की जो कॉपी होती है जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस के थ्रू बनती है उसको क्या कहते हैं, क्रोमैटिड, डॉटर क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमोसोम, बोथ बी एंड सी। तो इसको अगर हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम का पहले इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं दोनों को, और ये सेंट्रोमियर पे जुड़ी हुई होती हैं। सबसे पहले जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है तो ये अलहदा होते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और इनके साथ इनकी जो है वो डुप्लीकेशन होती है, रेप्लिकेशन होती है, और रेप्लिकेशन के दौरान इनके डिफरेंट जो है वो बन जाते हैं। लाइक इनके एक जो है वो एक सिस्टर क्रोमैटिड अपने साथ दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड बना लेता है। सो इनको जो कॉपी ऑफ क्रोमोसोम बनती है ना एक, तो उसको कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। सो इट विल करेक्ट आंसर विल बी क्रोमैटिड। The microtubules of mitotic spindles are attached to the kinetochore, centromere, centrosome, all of the above. सो यहाँ पे अगर हम अगर हम ना स्ट्रक्चर देखें, अगर हम माइटोसिस का प्रोसेस देखें तो उसमें क्या होता है कि दरमियान में मेटाफेज के दौरान दरमियान में अलाइन कर जाते हैं क्रोमोसोम्स, और यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अराइज करते हैं साइड से, और वो वहाँ पे जाके दरमियान में अटैच होते हैं क्रोमोसोम की, आप सेंट्रोमियर कह लें, वहाँ पे आके अटैच करते हैं। तो वो कहते हैं कि ये काइनेटोकोर पे अटैच करते हैं या सेंट्रोमियर। बेसिक कन्फ्यूजन यहाँ पे है, काइनेटोकोर और सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम का जब हम स्ट्रक्चर देखें ना तो यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं ये अटैच करते हैं सेंट्रोमियर पे अटैच किए होते हैं। तो दरमियान वाले पार्ट को सेंट्रोमियर कहा जाता है, और इसके साथ एक और स्ट्रक्चर भी होता है दोनों साइड्स पे, इसको काइनेटोकोर कहा जाता है। तो काइनेटोकोर जो होता है यहाँ पे बेसिकली अटैच करते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं करते। सो करेक्ट आंसर विल बी काइनेटोकोर। क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल विद द लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग डैश फेज। क्रोमोसोम जो होते हैं माइटोसिस के प्रोसेस में डिफरेंट फेजेस आती हैं, तो उन फेजेस में किस फेज़ पे वो विजिबल हो जाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप के में। सबसे अगर हम फेजेस देखें ना माइटोसिस की, सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और लास्ट वन इज़ टीलोफेज। प्रोफेज में क्या होता है कि पहले वो अनकंडेंस्ड होते हैं, फिर वो कंडेंस हो जाते हैं क्रोमोसोम, फिर वो विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो विजिबल कहाँ पे होते हैं, प्रोफेज पे। मेटाफेज पे आप इतने वो विजिबल होते हैं, इतने वो सेपरेट होते हैं कि आप उनको गिन भी सकते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं वो। एनाफेज में उनकी सेपरेशन हो जाती है, और टीलोफेज में क्या होता है कि वो जो है वो सेपरेट न्यूक्लियस बन जाते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी प्रोफेज। नेक्स्ट वन इज़ द माइटोटिक स्पिंडल डिसअसेंबल्स ड्यूरिंग व्हाट फेज ऑफ माइटोसिस। कि माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वो किस फेज़ में माइटोसिस की डिसअसेंबल कर लेते हैं। अब माइटोटिक स्पिंडल बनते कैसे हैं, सेंट्रियोल से बनते हैं। सेंट्रियोल से माइटोटिक फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो अराइज करते हैं। सो वो अराइज कब करते हैं, किस फेज़ में करते हैं, वो अराइज करते हैं बेसिकली प्रो फेज़ में, फिर मेटा फेज़ में वो जाके उसके लगते हैं, फिर एना फेज़ में क्या होता है वो सेपरेशन उनके होती है, लेकिन टीलो फेज़ में वो डिसअसेंबल करके वापस सेंट्रियोल में आप कहने कन्वर्ट हो जाते हैं। सो डिसअसेंबली जो होती है ना वो टीलो फेज़ में होती है, जब दो जो है वो सेपरेट बन जाते हैं क्रोमोसोम्स, जब दो सेपरेट न्यूक्लियस बन जाते हैं। तो नेक्स्ट वन इज़ 42 जो है क्रोमोसोम रेप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग द डैश ऑफ माइटोसिस। G1 फेज, G2 फेज, S फेज, इंटरफेज पहले ही कर लिया, रिपीट हुआ है, S फेज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज़ ड्यूरिंग प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप साइड बाय साइड इन अ प्रोसेस कॉल्ड जेनेटिक रिकम्बिनेशन, मियोसिस 2, साइनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे अगर हम होमोलोगस क्रोमोसोम्स को देखें तो ये हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे जाके इनके अलाइनमेंट होती है मियोसिस, प्रोफेज 1 जो होती है मियोसिस में अलाइन, मतलब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मिलने के बाद जो अगला स्टेप होता है ना उसमें बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होती है। तो अगर हम पहले देखें ना, पहले नंबर पे है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन का मतलब है जब क्रॉसिंग ओवर होती है और क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके बाद जो है वो जेनेटिक रिकम्बिनेशन बनते हैं, वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है। मियोसिस 2 नो, साइनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर। साइनेप्सिस, अब इसको जो अलाइन वो करते हैं ना वो उसको साइनेप्सिस कहते हैं, जो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं उसको साइनेप्सिस का प्रोसेस कहते हैं। साइनेप्सिस के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है कि वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी साइनेप्सिस। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट्स साइनेप्सिस, सिनगैमी, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, डियार्ड फॉर्मेशन। साइनेप्सिस को देखें तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया जिसमें वो लाइन करते हैं, तो क्रॉसिंग ओवर
इस क्रॉसिंग ओवर से साइनेप्सिस तो नहीं होती, बल्कि साइनेप्सिस होने के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है, सो ये तो होगा नहीं। सिनगैमी कहते हैं कि जब दो सेल्स जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन के दौरान एक दूसरे में फ्यूज़ होते हैं तो उसको सिनगैमी कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज़ जेनेटिक रिकम्बिनेशन, कि क्रॉसिंग ओवर जब होती है, सेगमेंट्स उन्होंने अपने एक्सचेंज कर लिए, उसके बाद जेनेटिक रिकम्बिनेशन होते हैं। करेक्ट आंसर इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। कैसे? सेगमेंट्स एक्सचेंज कर लिया, उसके बाद क्या होती है, वो अपने उनके डिफरेंट कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, तो जेनेटिक वेरिएशन आती है। सो करेक्ट आंसर इज जेनेटिक रिकम्बिनेशन। आगे नेक्स्ट नंबर पे है अ डीएनए न्यूक्लियर इन अ डीएनए मॉलिक्यूल द बेस एडेनिन पेयर्स विद द बेस गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। तो आपको पता है डिफरेंट बेसेस होती हैं डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर, एडेनिन, थायामीन। सो एडेनिन जो होती है वो थायामीन के साथ वो पेयर बनाती है, जबकि साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ करती है, तो ATCG। तो इस तरह बनेगी। अब मैंने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि एडेनिन जो होती है वो किसके साथ करती है, तो एडेनिन पेयर अप करती है थायामीन के साथ, तो करेक्ट आंसर इज थायामीन। नेक्स्ट वन इज डीएनए न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर हम न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें देखें आप कि एक राइबोस शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है, आप देखें तो एक बेस भी है, ठीक है, और बाकी क्या चीज़ नहीं है, तो वो पता चल रहा है कि डीऑक्सीराइबोज नहीं है, कि राइबोज में से एक ऑक्सीजन निकल जाए तो दैट इज़ अ डीऑक्सीराइबोज, तो डीऑक्सीराइबोज इनके अंदर नहीं होता। और डीएनए, बहुत सारे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स मिलके डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस डैश इज़ प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियस एंड कैरीज द जेनेटिक कोड टू साइटोप्लाज्म। कि जब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सा RNA आप कह लें, वो है जो कि न्यूक्लियस से जो है वो न्यूक्लियस के अंदर बनता है और फिर वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म के पास लेके जाता है। इसमें पहले बता देती हूँ कि करेक्ट आंसर जो है वो मैसेंजर RNA है। कैसे? आपको पता है, अगर आप रिकॉल करें ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को, तो उसमें क्या होता है, उसमें DNA से मैसेंजर RNA बनता है, ठीक है। अब मैसेंजर RNA बनता कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर बनता है, और वो फिर न्यूक्लियस से वो लेके जाता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो उसके अंदर है ना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो फिर कहाँ पे लेके जाता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर वहाँ पे क्या होगा, ताकि प्रोटीन की फॉर्मेशन हो, मतलब राइबोसोम्स के पास लेके जाता है ताकि वहाँ पे ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो सके। सो करेक्ट आंसर विल बी मैसेंजर RNA। डैश इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड चेन एट द डैश। इनमें दो डैश है। सबसे पहले कौन सा जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनती है? पॉलीपेप्टाइड चेन्स की बात करें तो क्या होती है, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ना, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कौन सा प्रोसेस होता है? अब देखें, पहला आप पॉइंट देखिए इसमें, ट्रांसक्रिप्शन तो mRNA बनता है, सो ये गलत होगा। ट्रांसक्रिप्शन फिर ये गलत, mRNA बनता है। ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन, ये दो करेक्ट होंगे, इनमें से एक हमने चूज़ करना है कौन सा करेक्ट होगा, तो इन दोनों में से हमने एक चूज़ करना है, क्योंकि ट्रांसलेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो पहला आप देखें कि ट्रांसलेशन जो है वो कहाँ पे अकर करती है? न्यूक्लियोलस के अंदर, और ट्रांसलेशन राइबोसोम के अंदर अकर करती हैं। तो आपको पता है कि ट्रांसलेशन प्रोटीन्स कहाँ पे बनती हैं? राइबोसोम्स के अंदर बनती हैं। हमने पीछे भी पढ़ा कि राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन फॉर्मेशन। सो करेक्ट आंसर विल बी D। और जो राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं? वो न्यूक्लियोलस के अंदर बनते हैं। सो राइबोसोम कहाँ पे बनते हैं? अगर ये आते हैं तो वो न्यूक्लियोलस होगा, लेकिन प्रोटीन कहाँ पे बनती है? राइबोसोम्स में बनती है। एंड सेकेंड लास्ट है अ सीक्वेंस ऑफ ए नेक्स्ट वन इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 bases in mRNA that codes for an amino acid is a nucleotide, nucleoside, codon, anticodon। सो फर्स्ट पे वो कहते हैं कि क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? आपको पता है न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जो कि फॉस्फेट ग्रुप पे, राइबोस शुगर, और लास्ट वन इज़ बेस, तो इन 3 चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, तो वो नहीं है, क्योंकि ये तो हम वो कह रहे हैं कि ये 3 बेसिस पे होना चाहिए। और न्यूक्लियोसाइड, आपको पता है कि न्यूक्लियोसाइड, जब न्यूक्लियोटाइड में से हम निकाल देते हैं बेस तो बाकी न्यूक्लियोसाइड बनता है, तो इसमें बेसिस तो बिल्कुल है ही नहीं। नेक्स्ट वन इज़ कोडोन। कोडोन जो है इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 बेसिस, जैसे फॉर एग्जांपल है AUG, UAG, 3 बेसिस है ना, एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन,
और यूरासिल, एडेनिन और गुआनिन। तो ये 3 बेसिस पे कंसिस्ट करता है। और विच कोड्स फॉर एन अमाइनो एसिड, तो कोडोन जो है ये 3 बेस पेयर्स पे कंसिस्ट होता है। सो आंसर विल बी दैट कोड्स फॉर एन अमाइनो एसिड, तो उसको कहते हैं कोडोन। सो करेक्ट आंसर विल बी कोडोन। द डैश कैरीज द अमाइनो एसिड टू राइबोसोम व्हेन अ पॉलीपेप्टाइड इज असेंबल्ड। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि अमाइनो एसिड्स को राइबोसोम के पास लेके जाता है जब एक पॉलीपेप्टाइड बनती है, कि जो कि अमाइनो एसिड्स को लेकर जाता है। तो करेक्ट आंसर इज़ ट्रांसफ़र आरएनए। तो ये थे, हमने टोटल 50 एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।